स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। आज की तारीख है 12 अक्टूबर 2023। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले जो बिहार में ट्रेन हादसा हुआ उस सभी के लिए, उन सभी परिवार वालों के लिए मेरी संवेदनाएं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दें जिनकी मृत्यु हो गई है, और जो जीवित हैं उन्हें स्वस्थ होने की शुभ कामनाएं कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। तो चलिए आज के अपने महत्वपूर्ण करंट अफेयर को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें। पहला प्रश्न है, 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो 9वां P20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? इसका सही जवाब हो जाएगा यशोभूमि। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जो P20 शिखर सम्मेलन हो रहा है यह क्या है? यह G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट है, जो वहाँ के संसदीय अध्यक्षता सम्मेलन कर रहे हैं। उसका जो है क्या है, P20 क्या है? तो यह है G20 पार्लियामेंट्री स्पीकर समिट, यानी कि जो G20 में अध्यक्ष थे, संसदीय अध्यक्ष थे, उन्हीं का ये सम्मेलन है। तो इसका 9वां सम्मेलन कहाँ हो रहा है? यशोभूमि में। और इसका होस्ट कौन है? तो इसका होस्ट है भारत। और यह यशोभूमि कहाँ है? यशोभूमि है नई दिल्ली में। इसी को क्या कहते हैं? यशोभूमि को कहते हैं एक्सपो सेंटर। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 9वां PI20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हो रहा है? भारत में। और भारत की किस जगह पे? यशोभूमि। यशोभूमि कहाँ है? नई दिल्ली में। यशोभूमि को क्या बोलते हैं? एक्सपो सेंटर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि थोड़ा सा इसके जितने चारों ऑप्शन है इनके बारे में आपको डिटेल दे दें कि पहली बार अफ्रीकन यूनियन इसमें भाग ले रहा है। इस P20 सम्मेलन में पहली बार जो है अफ्रीकन यूनियन जो है भाग ले रहा है। और इसका थीम जो है P20 का थीम क्या है? तो इसका थीम वही है जो G20 का था, वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, अब देखते हैं कि जो है G20 का 22वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? जो 17 क्रम का था, 17वें नंबर का था, वह इंडोनेशिया में हुआ था। 18वें क्रम का कहाँ हुआ? अपने इंडिया में। ठीक है, अपने इंडिया में हुआ था। और इसमें जो है मोदी जी ने एक संगठन की स्थापना की थी जिसका क्या नाम था? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, जिसमें 20% इथेनॉल पेट्रोल में मिलाया जाएगा। और इसके जो है शेरपा कौन थे? G20 के शेरपा कौन थे? अमिताभ कांत। और 18वें क्रम में एक संगठन जुड़ा जिसका क्या नाम है? अफ्रीकन यूनियन। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है अदिस अबाबा में। कहाँ है? इसका मुख्यालय है अदिस अबाबा में। और इसके बाद इन तीनों देशों को मिला के, यानी इंडोनेशिया, इंडिया, ब्राजील को मिला के क्या बोलते हैं? ट्राइका। क्या बोलते हैं? ट्राइका बोलते हैं। और G20 में कितने देश हैं? 19 देश। एक संगठन जो कि यूरोपियन यूनियन शामिल था, लेकिन अब 2 संगठन हो गए हैं। एक कौन सा? अफ्रीकन यूनियन, ये भी शामिल हो गया है। और G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था भारत मंडपम, जो कि नई दिल्ली में है। और इस भारत मंडपम के सामने क्या है? नटराज की मूर्ति भी स्थित है। ठीक है, याद रखना। अब आपसे बताया कि P20 शिखर सम्मेलन में किसकी अध्यक्षता हो रही है? संसदों, जो वहाँ के संसदीय अध्यक्ष थे, उनका सम्मेलन हो रहा है। तो इसलिए अब देख लेते हैं कि लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? तो लोकसभा के पहले स्पीकर थे गणेश वासुदेव मावलंकर। ठीक है, और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर कौन थी? तो पहली महिला स्पीकर थी मीरा कुमार। ठीक, अब देखते हैं कि अपने संसद के बारे में। जो ऑप्शन में है कि पुरानी संसद को अब क्या बना दिया गया है? पुरानी संसद को बना दिया गया है संविधान सदन। और जो नया पार्लियामेंट है, यानी कि नया संसद है, उसका उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 को। किसके बर्थडे पर? वीर सावरकर के बर्थडे पर। और किसने किया? PM मोदी ने। ठीक है, और इस नए पार्लियामेंट के वास्तुकार कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा विमल पटेल। और इसमें लोकसभा की कितनी क्षमता है? सीटों की कितनी क्षमता है? तो यह है 888। और लोकसभा की क्षमता कितनी है सीटों की? तो यह हो जाएगा 384। और इस नए पार्लियामेंट में पेश होने वाला पहला बिल कौन सा था? तो यह 128वें नंबर का बिल था जो पेश किया गया अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा, जो कि कानून मंत्री हैं। और यह किस क्रम का एक्ट है? तो यह 106वां क्रम का यह एक्ट है। 128वें नंबर का बिल है। और यह कौन सा बिल है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये पारित हो गया है। इसमें जो है 33% आरक्षण जो है
मतलब सीटों का आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। और कितने साल के लिए? तो यह अगर जब से लागू हो जाएगा तो 15 साल के लिए जो है महिलाओं को लोकसभा में और राज्यसभा में 33% सीटों का आरक्षण दिया जाएगा 15 साल के लिए। नए पार्लियामेंट में पेश होने वाला कौन सा बिल है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। किस नंबर का है? 128वें नंबर का यह बिल है। लेकिन नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक्ट किस नंबर का है? तो यह 106वें नंबर का एक्ट है। तो याद हो गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन बड़ा था, टाइम जरूर लगा होगा, बट आपको समझ आ गया होगा। सेकंड प्रश्न है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के अनुसार ब्राजील के आकार से 3 गुना बड़ा ओजोन क्षेत्र कहाँ हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा अंटार्कटिका में। कहाँ? अंटार्कटिका में। ESA यानी कि यूरोपियन अंतरिक्ष मतलब स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो यहाँ पे इन्होंने एक जो है इस एजेंसी ने एक उपग्रह लॉन्च किया जिसका क्या नाम था? कॉपरनिकस। इन्होंने पता लगाया कि अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र हो रहा है। कितना बड़ा हुआ है? जो कि देख रहे हैं आप, ब्राजील से 3 गुना बड़ा है। अगर इसको मिलियन में देखें तो 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, 26 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर, जो कि ब्राजील से 3 गुना बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा कब हुआ था? तो सबसे बड़ा ओजोन क्षेत्र हुआ था 28.4 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। यह सबसे बड़ा आकार का ओजोन छिद्र हुआ था। कहाँ पे हुआ? और यह कब हुआ था? यह हुआ था सन 2000 में, और ये भी अंटार्कटिका में ही हुआ था। ठीक है। छिद्र का मतलब है कि उसमें छेद नहीं होता, बस उसकी जो लेयर होती है वो लेयर जो है, मानो इतनी है लेयर, वो लेयर पतली हो जाएगी ऐसे। ठीक है। वो जो छिद्र है वो लेयर जो है पतली हो जाएगी, तो इसी को बोलते हैं ओजोन छिद्र। अब ओजोन छिद्र के बारे में पूरी जानकारी आपको दे देते हैं। ओजोन छिद्र यानी कि ओजोन परत, ये कहाँ पाई जाती है इसके बारे में आपको बता दें कि ओजोन परत जो है ये आपका पृथ्वी है, ये आपका पूरा पृथ्वी है। इसके ऊपर एक लेयर जो पाई जाती है इसे क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? समताप मंडल कहते हैं। इसी समताप मंडल में जो है 15 से लेकर 35 किलोमीटर के बीच तक ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है। और ओजोन परत मतलब हमारी रक्षा किस प्रकार करती है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को यह परत, ओजोन परत रोकता है, जिससे कि स्किन कैंसर कम होता है। ठीक, याद रखना। ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो है 16 सितंबर 1987 में एक सम्मेलन हुआ था। कहाँ पे? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि कनाडा में है। यहाँ पे एक मीटिंग बुलाई गई थी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। इसमें जो है CFC को बैन कर दिया गया था। CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बैन कर दिया गया, जो कहाँ से निकलता है? जो फ्रिज से और AC से निकलता है। ठीक है। अब आपको बता दें कि ओजोन छिद्र की खोज किसने की थी? तो ओजोन छिद्र की खोज किए थे फॉरमैन ने। और ओजोन छिद्र की सांद्रता को मापने के लिए कौन सी इकाई का प्रयोग करते हैं? तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। अब इसका छिद्र कहाँ पे देखा गया? अंटार्कटिका में। तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी कलेक्ट करते हैं कि अंटार्कटिका को क्या कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप। इसके बाद इसकी सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो इसकी सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट विन्सन मैसिव। ठीक। और भारत का मिशन इसमें कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं? एक गंगोत्री है, दूसरा मैत्री और तीसरा भारती है। एक सम्मेलन और हुआ था ओजोन परत संरक्षण के लिए। पहला हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में, और दूसरा हुआ था किंगाली एग्रीमेंट। क्या हुआ था? किंगाली एग्रीमेंट। यह भी ओजोन परत से ही संबंधित है, और यह कहाँ हुआ था? रवांडा में। रवांडा की राजधानी का नाम ही है किंगाली, जो कि ओजोन परत से संबंधित है। नेक्स्ट देख लेते हैं, थोड़ा जल्दी देखना पड़ेगा, वीडियो बड़ी बन जाएगी। हाल ही में चर्चा में रहा ऑपरेशन पवन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा श्रीलंका से। ऑपरेशन पवन कब शुरू किया गया था पहली बार? तो 11 अक्टूबर 1987 में। यह किस लिए शुरू किया गया था? बैटल ऑफ जाफना। बैटल ऑफ जाफना, जाफना एक द्वीप है श्रीलंका का। उसमें जो है कुछ समुदायों के द्वारा आपसी संघर्ष चल रहा था, गृह युद्ध चल रहा था। उसकी सुरक्षा के लिए भारतीय सेना भेजी गई थी। किसके शासनकाल में? तो PM राजीव गांधी जी के शासनकाल में जो है भारतीय सेना वहाँ पे भेजी गई थी। वहाँ पे एक समुदाय था लिट्टे। ठीक है। इसको समाप्त करने के लिए भारतीय सेना भेजी गई थी, लेकिन सब कुछ गड़बड़ हो गया। वहाँ पे हमारे सैनिक बहुत अधिक मात्रा में मारे गए थे। तो यह मिशन जो है भारतीयों के लिए सबसे दुखदायी था, जिसमें जो है भारत के बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है भारत का वियतनाम।
जो यह घटना हुई थी तो इसे कहा जाता है भारत का वियतनाम। यह क्यों कहा जाता है? क्योंकि एक बार यूएसए ने भी अपनी सेना को वियतनाम में पहले भेजा था, तो उसकी यूएसए की सेना को भी बहुत ज़्यादा हानि हुई थी, मतलब बहुत से सारे सैनिक मर गए थे। और इसके बाद जो है हमारे जो है पीएम राजीव गांधी ने भी ऐसा ही काम किया था, जिसकी वजह से हमारे भी भारतीय बहुत शहीद हो गए थे। इस वजह से इसे बोला जाता है भारतीय का वियतनाम। अब यहाँ पे जो है जो समुदाय है, आपको बता दें कि जो जाफना प्रायद्वीप है वो कहाँ पे, आपको ये श्रीलंका का मैप दिख रहा होगा, मैंने बना के रखा। ये आपका भारत है अपना प्यारा सा, ये अपना भारत है। और यहाँ पे जो है ये जाफना द्वीप है, जो ये थोड़ा सा नुकीला होता है ना, ये जाफना द्वीप है। इसी की सुरक्षा के लिए ऑपरेशन पवन चलाया गया था। और यहाँ पे किस प्रकार के लोग रहते हैं? तो ये हमारे ही भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं, तो जो कि तमिल समुदाय के लोग कहलाते हैं। और श्रीलंका को उस टाइम पे क्या कहा जाता था? 1887 में सिंघली प्रदेश कहा जाता था, जो कि अब श्रीलंका बन गया है। अब कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं जो चल रही हैं इजराइल और हमास के बीच। तो हमास ने क्या ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन चलाया था इजराइल के लिए कौन सा? तो अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन चलाया था, जिसकी वजह से एक ही रात में 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर 5000 से अधिक मिसाइल दाग दी गई थी। फिर उसी के सेकंड दिन इजराइल ने कौन सा ऑपरेशन चला दिया हमें हमास के खिलाफ? तो आयरन स्क्वाड। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, हाल ही में चीन के BRI प्रोजेक्ट के तहत पद्मा ब्रिज रेल लिंक कहाँ प्रारंभ किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बांग्लादेश में, क्योंकि पद्मा जो है ब्रह्मपुत्र को ही पद्मा कहते हैं, तो बांग्लादेश सही हो जाएगा। तो पद्मा ब्रिज रेल लिंक यह कितना बड़ा है? तो यह इसकी लंबाई है 82 किलोमीटर। और यह कहाँ शुरू किया गया? बांग्लादेश में। और इसको प्रारंभ किसने किया है? मतलब इसका उद्घाटन किए हैं शेख हसीना, जो कि वहाँ की PM है। इसका निर्माण कौन कर रहा है? BRI का एक अदर नाम है वन बेल्ट वन रोड, या फिर इसे क्या कहते हैं? BRI का फुल फॉर्म होता है बेल्ट रोड इनिशिएटिव। ठीक है, और यह कहाँ की कंपनी है? तो यह चीन की कंपनी है, यह चीन का परियोजना है। इसके तहत जो है पद्मा ब्रिज रेल लिंक, जो कि 82 किलोमीटर है, बनाया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? PM जो है शेख हसीना जी के द्वारा। अब देखते हैं भारत और बांग्लादेश के बीच जो योजनाएं लागू की गई हैं, जैसे कि भारत और बांग्लादेश के बीच एक डीजल पाइपलाइन योजना शुरू की गई है, जिसका क्या नाम है? मैत्री पाइपलाइन योजना। ठीक है, 3 बीघा कॉरिडोर, यह भी जो है यह संविधान में 107वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल था, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच शुरू किया गया है। ठीक है, और तीस्ता नदी विवाद किसके बीच है? तो तीस्ता नदी विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच है। 5वां प्रश्न है, 360 वेल्थ हुरन इंडिया रिच लिस्ट 2023 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कौन है? मुकेश अंबानी। अब देखते हैं जो लिस्ट जारी किया गया है रिच लिस्ट 2023, इसमें जो है इंडिया के टॉप पहले नंबर पर सबसे रिचेस्ट आदमी कौन है? तो मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पर गौतम अडानी है और तीसरे पे साइरस पूनावाला है। इन्हीं की एक कंपनी है क्या? सीरम इंस्टीट्यूट, जिसकी स्थापना कहाँ हुई? पूना में। और इन्होंने अभी कोविड के टाइम पे कौन सा वैक्सीन बनाया था? कोविशील्ड। ठीक है, अब देख लेते हैं कि भारत की कुछ इंडेक्स में महत्वपूर्ण अंक कितना प्राप्त है भारत को। भारत का रैंक कितना है? तो 38वें नंबर पर किसमें है? लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स। और इसे कौन जारी करता है? विश्व बैंक। चौथे नंबर पर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का रैंक है 126वें स्थान पे 2 स्थान प्राप्त है, जैसे कि पहले में पीस इंडेक्स में भारत का 126वां स्थान है, और हैप्पीनेस इंडेक्स में भी भारत का 126वां ही स्थान है। और चौथे स्थान में भारत का एक और है, यह है एशियन गेम्स 2023। ठीक है, इसमें भी भारत को चौथा स्थान प्राप्त है, और पहला स्थान किसको प्राप्त है? चीन को। और 127वें नंबर पर किसमें है? तो यह है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें भारत की रैंक है कितना? 127वां। और प्रेस फ्रीडम में भारत की रैंक है 126, और टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक है 128। याद रखना इंपॉर्टेंट है। हाल ही में दक्षिण एशिया का पहला एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल कहाँ प्रारंभ किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा बेंगलुरु में। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एयरक्राफ्ट रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल, यानी कि ARTS। इसकी स्थापना कहाँ की गई? तो यह एक स्कूल है, इसकी प्रारंभ कहाँ किया गया? इसका प्रारंभ बेंगलुरु में किया गया है। यह अपने आप में दक्षिण एशिया का पहला स्कूल होगा। किस प्रकार का? रिकवरी ट्रेनिंग स्कूल है। जैसे कि कहीं पे घटना होती है, दुर्घटना कोई हो जाती है, आकस्मिक घटना, तो उसमें जल्दी से सारी सेवाएं और इसके बाद पूरी सुरक्षा के साथ रिकवरी जल्दी से किया जाए, उसके लिए जो है ARTS
स्कूल की स्थापना की गई है। यह दक्षिण एशिया का पहला स्कूल इस प्रकार का होगा, जिसे कहाँ पे खोला गया है, बेंगलुरु में। अब देख लेते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट कि एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण फैक्ट्री कहाँ बन रही है, तो यह तुमकुर में बनी है, कर्नाटक में। और इसके मतलब इसको कौन बना रहा है, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉमिकल लिमिटेड। स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी ये कहाँ पे इसकी स्थापना की गई है, तो कैंपगोड़ा एयरपोर्ट की स्थापना कहाँ की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा कर्नाटक में। यहीं पे स्टैचू ऑफ प्रॉस्पेरिटी की मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट है कि सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म यह कहाँ है, तो अब तक गोरखपुर में था, लेकिन अब हो गया सिद्धरूधा स्वामी रेलवे प्लेटफॉर्म, जो कि कर्नाटक में है। हाल ही में यूनेस्को हेरिटेज में शामिल होने वाला कर्नाटक का कौन सा मंदिर है, तो होयलेश्वर मंदिर है, जो कि 42वें नंबर का यूनेस्को हेरिटेज है। और 41वें नंबर का कौन था, तो यह शांति निकेतन था, जो कि इसकी स्थापना कहाँ हुई है, पश्चिम बंगाल कलकत्ता में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने शांति निकेतन की स्थापना की है। तो 42वां यूनेस्को हेरिटेज है होयलेश्वर मंदिर और 41वां है शांति निकेतन। अब देखते हैं 7वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 कब मनाया गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया गया। और पहली बार कब मनाया गया था, तो 2012 में, लेकिन प्रस्ताव को पारित किया गया था तो 2011 में। और इसकी थीम क्या है, तो 2023 में इसकी थीम है बालिकाओं के अधिकारों में निवेश करना। ठीक है, इसको याद करना, बालिकाओं के अधिकारों में निवेश। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस देख लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को, तो राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 24 जनवरी को मनाया जाता है। महिला दिवस कब मनाया जाता है, इंटरनेशनल जो है महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है, तो यह 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू जी के बर्थडे पर मनाया जाता है। और हिंदी दिवस भी इंटरनेशनल और नेशनल मनाया जाता है, तो इंटरनेशनल मनाया जाता है 10 जनवरी को और नेशनल मनाया जाता है 14 सितंबर को। और टीचर्स डे नेशनल मनाया जाता है, इंटरनेशनल मनाया जाता है 5 अक्टूबर को और नेशनल मनाया जाता है 5 सितंबर को। और 5 अक्टूबर को ही क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हाल ही में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बानी वर्मा को। इसका देख लेते हैं कि BHEL यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1964 में। इसकी डायरेक्टर कौन बनाई गई हैं, तो बानी वर्मा बनाई गई हैं। और जो है भारत में अब तक कितनी महारत्न कंपनियां हैं, तो 13 महारत्न कंपनियां हैं। नवीनतम महारत्न कंपनी है OIL यानी ऑयल इंडिया लिमिटेड। अब कुछ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त व्यक्ति कौन है, जैसे कि तरुण सोबती को क्या बनाया गया है, या नेवी की उप प्रमुख बनाई गई हैं, नेवी की उप प्रमुख बनाई गई हैं। और रजनीश को क्या बनाया गया, रजनीश कुमार को बनाया गया है मास्टर कार्ड का हेड। इसके बाद डेनिस फ्रांसिस ये क्या बने हैं, तो UNGA के महासभा के 78वें सत्र के हेड बनाए गए हैं। कौन, डेनिस फ्रांसिस। और रघु श्रीनिवासन ये क्या बने हैं, तो BRO के हेड बने हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन बने हैं, रघु श्रीनिवासन। और KN शांता कुमार किसके बने हैं, तो यह बने हैं PTI यानी प्रेस ट्रस्ट इंडिया के हेड कौन बने हैं, तो यह बने हैं KN शांता कुमार। हाल ही में 101 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई कत्यारिनी अम्मा का संबंध किससे है, तो सही हो जाएगा केरल से। कत्यारिनी अम्मा कहाँ की हैं, केरल की हैं। इनका निधन कितने वर्ष में हुआ, तो 101 वर्ष की हुई थी। और यह किस राज्य से संबंधित, तो केरल से। कि केरल में एक जो अभियान चलाया गया था साक्षरता अभियान, उसकी पोस्टर में इनका चित्र बना था, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, पोस्टर गर्ल। ये कभी स्कूल नहीं गई हैं, लेकिन इनमें सीखने की जिज्ञासा बहुत अधिक थी, इसलिए बच्चों को प्रोत्साहित करती हैं कि बच्चों को स्कूल भेजा जाए, उन्हें पढ़ाया जाए, उन्हें जो भी सीखे उन्हें सिखाया जाए। इसलिए कात्यायनी अम्मा का संबंध केरल से हो जाएगा। 101 वर्ष जीन है। ठीक है, और इन्हें क्या कहा जाता है, पोस्टल गर्ल कहा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों को देखते हैं जो भी हाल ही में इनका निधन हुआ है। दिलीप महालनोबिस, इन्होंने किसकी खोज की थी, तो ये किए थे ORS की खोज की थी। और इन्हें जो है पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला था। MS स्वामीनाथन, इन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन चलाई थी, कहाँ पे, भारत में। और ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया था, तो यह दिए थे विलियम गॉड। और ग्रीन रेवोल्यूशन को पूरे विश्व स्तर पर किसने
प्रचार किया था या जाने जाते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग। और नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड अभी हाल ही में किसे दिया गया, तो स्वाति नायक को दिया गया। यह उड़ीसा के हैं और यह पुरस्कार जो है 40 वर्ष से कम की उम्र वालों को दिया जाता है। तो सही जवाब हो जाएगा स्वाति नायक को यह पुरस्कार दिया गया है। अब देखते हैं बालकृष्ण दोषी, यह वास्तुकार के लिए जाने जाते हैं और इन्हें अभी हाल ही में क्या मिला है, पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिला है। आज का लास्ट प्रश्न है, हाल ही में न्यायिक सेवाओं में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा किसने की है। 10% की आरक्षण की घोषणा किसने की है, तो सही जवाब हो जाएगा बिहार। न्यायिक सेवाओं में, लॉ यूनिवर्सिटी में और लॉ कॉलेज में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया जाएगा, यह घोषणा किसने करी है, बिहार सरकार ने। किस में, न्यायिक सेवाओं में, लॉ यूनिवर्सिटी में और लॉ कॉलेज में। ठीक है, और बिहार के सीएम कौन है, तो नीतीश कुमार जी हैं। अब देखते हैं कि ईडब्ल्यूएस संविधान में किस संशोधन के द्वारा और किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है। तो ईडब्ल्यूएस में 10% आरक्षण जो दिया गया है, संविधान संशोधन कौन सा किया गया था, तो 103वां संविधान संशोधन किया गया था 2009 में। इसमें संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था, तो अनुच्छेद जोड़ा गया था 15(6) और 16(6) जोड़ा गया था। एसटी और एससी के लिए 10 साल का रिजर्वेशन जो था वो आगे बढ़ा दिया गया है किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एसटी और एससी के लिए 10 साल का रिजर्वेशन बढ़ा दिया गया है। आरक्षण की सीमा 50% होगी, यह किस केस में कहा गया है, तो सही जवाब हो जाएगा इंदिरा साहनी केस, जो कि कब का है, तो 1992 का है। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमने कंप्लीट कर लिया है। आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिनका भी घर नज़दीक हो वो जाके ट्रेन हादसों में जिनकी मृत्यु हो गई है उनकी मदद करें, और हम सब उनकी आत्मा के लिए शांति की प्रार्थना करेंगे। और जो घायल हैं उन्हें ठीक होने की शुभकामनाएं, उनके परिवार के साथ हम सबकी संवेदनाएं हमेशा बनी रहेंगी। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है वहाँ पे ज़रूर जाके मदद करें। कल फिर मिलते हैं, आज के लिए जय हिंद।